हेलो एवरीवन। तो अब मियाओ सारी रात मेहनत करके कुलाई के लिए वीडियो एडिट करता है। उसे पूरा विश्वास था अपनी स्किल्स पर कि ये वीडियो कुलाई को ज़रूर पसंद आ जाएगी और अब वो स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले ही उसके स्टोर में शूट के लिए ज़रूर आएगी। लेकिन मियाओ की लव लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल चल रहा था क्योंकि डैड एक दफ़ा वोंग को अपने पास अकेले में बिठाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ये लड़का मियाओ उस पर डिपेंडेंट है और उन्हें ये लग रहा था कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग भी नहीं है। एक्चुअली उन्हें मियाओ के पास्ट का पता नहीं था कि वो कितना बड़ा सीईओ रह चुका है और इस नए बिजनेस के लिए भी उसने कितनी सैक्रिफाइसेस दी हैं। वो उसे कहते हैं कि ये स्टोर भी छोड़ो और इस बॉयफ्रेंड को भी छोड़ो, मैं तुम्हें एक स्टेबल जॉब दिलाऊंगा और एक रिलायबल बॉयफ्रेंड भी। लेकिन आगे से वोंग अपने डैड से लड़ने लगती है और यहीं पर ही वो दोनों काफ़ी देर तक आर्ग्यू करते रहते हैं। लेकिन ये सारा कुछ बाहर खड़ा मियाओ सुन रहा होता है। ये सुनकर वो काफ़ी हर्ट हो गया था। दूसरी तरफ हमें रे को दिखाते हैं। उसने फैसला किया था कि अब वो अपनी मम्मी से अलग हो जाएगा। वो अपने लिए एक नया घर तलाश कर लेता है और सोचता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल अब वो उसी घर में जाकर मनाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी बीमार होने का नाटक करने लगती है जिसका अंदाज़ा रे को हो जाता है और वो कहता है कि अब आपने खुद को खुद ही संभालना है और मैंने खुद को खुद ही। उधर मियाओ हर्ट तो बहुत हुआ था लेकिन फिर भी वो वोंग को कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी केयर करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो इस तरह से सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और वो उसे ये भी समझाता है कि अब तुमने अपने डैड से सख्ती से बात नहीं करनी। डैड का मूड तो अब बहुत ख़राब था। मियाओ एक बहाने से दोबारा से डैड के पास ऊपर आता है और उन्हें कहता है कि आपकी बेटी का बचपन का सपना है कि वो डिज़ाइनर बनना चाहती है। अब अगर वो अपना स्टोर चलाना चाहती है तो आप उसे क्यों ट्राई नहीं करने देते। वो उनसे इतने प्यार से बात करता है और उनको अर्ज करता है कि आपकी बेटी ने इतनी मेहनत से जो कुछ बनाया है, आप एक नज़र उसका स्टोर तो आकर देखें। और आपको पता है आज उसका इंटरव्यू भी है। अब थोड़ा तो डैड का दिल मेल्ट करता है और वो उनके साथ उनके स्टोर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कोलाई भी आई हुई थी और वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है। इतने में यहाँ पर एक सपोर्ट बॉय की ज़रूरत थी तो फौरन से डैड वहाँ पर आते हैं और वोंग की हेल्प कराते हैं। अब अकेले में एक दफ़ा कुलाई को वो थैंक्स कर रहे होते हैं कि कुलाई उनको बताती है कि आपकी बेटी है ही बहुत टैलेंटेड और मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही। वो जो कर रही है अपने दम पर कर रही है या फिर अपने बॉयफ्रेंड की वजह से जिसने सारी रात जाग कर मेरे लिए वीडियो एडिट की है और खुद उसने ये अपॉर्चुनिटी कमाई है। उधर जिजी को दिखाया जाता है। जिजी एक दफ़ा रे के रेस्टोरेंट पर आती है। उसे तब नहीं पता था कि ये वही रे है जिसने इतने सारे बॉयज़ के बीच उसे गिरते हुए संभाला था। रे भी उस दिन बिल्कुल अकेला रहना चाहता था। उसने अपना रेस्टोरेंट क्लोज किया हुआ था और जिजी भी बहुत अपसेट थी। वो स्प्रिंग फेस्टिवल मनाना ही नहीं चाहती थी। वो दोनों बस थोड़ी देर इकट्ठे बैठ जाते हैं, कोई ना कोई दिल की बातें करते हैं। जिजी को यहाँ पर कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑफ कोर्स रे वो लड़का था जो उसकी सारी असलियत अच्छे से जानता था। जो कुछ सॉन्ग ने उसके साथ किया था वो अपनी आंखों से देख चुका था। उधर वोंग के डैड का भी आहिस्ता आहिस्ता माइंड चेंज होता जा रहा था। वो उससे कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो फैसला किया वो करेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। उधर रे की मम्मी उसके रेस्टोरेंट के बाहर आती है अपने बेटे को देखने के लिए तो वहाँ पर रे जिजी का एडवांटेज उठाता है और अपनी मॉम के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। अब जिजी उससे कहती है कि तुमने मेरे से अपना काम ले लिया है, अब मुझे बदले में तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग वाइन ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ गर्ल्स ऐसी थी जो जिजी को पहचानती थी और वो उसे टॉन्ट भी करने लगती हैं कि तुम कितनी ढीठ हो, इतनी तुम्हारी इंसल्ट हुई है और तुमने अगला मुर्गा भी फंसा लिया है। लेकिन जिजी बहुत बोल्ड टाइप की लड़की थी। वो उनके सामने जाती है और उनसे मुकाबला करने लगती है। वो गर्ल्स उसे चैलेंज करती हैं कि अगर तुम में इतना ही दम है तो यहाँ पर तुम स्टेज का यूज़ करो और हमें डांस करके दिखाओ कि तुम में क्या स्किल्स हैं जिससे तुम लोगों का दिल जीत सकती हो। अब वो भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। वो वहाँ पर डांस करने लगती है। इतने में रे भी वहाँ पर आ जाता है और जो म्यूजिशियन वहाँ पर स्टेज छोड़कर चला गया था वो उसकी जगह संभालता है। वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है और वहाँ पर जिजी डांस करने लगती है। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो रे उसके लिए क्लैपिंग भी करता है। अब ये देखकर वो गर्ल्स वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब बिल देने का टाइम आता है तो पता चलता है कि रे ने सिर्फ एक ही कार्ड अपने पास उठाया हुआ था और उसमें इतना बैलेंस ही नहीं था। तो यहाँ पर जिजी उसकी जगह पर खुद पे कर देती है। वो बाहर निकलती है तो कहती है कि पहली दफ़ा है कि किसी लड़के की बजाय मैंने बिल पे किया हो। इतने में एक और गर्ल आती है और वो रे से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ ये बुके खरीद लो। अब वो एक सस्ता सा बुके खरीदता है और वहीं पर ही जिजी को दे देता है।
और दूसरी साइड पर हमें हमारे मेन कपल को दिखाते हैं। वो लोग अब डैड के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं और उनका स्प्रिंग फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा था। इन दी एंड डैड अब अपना ट्रिप कंप्लीट करके वहाँ से जाने वाले होते हैं और जाते जाते म्याओ को कहते हैं कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। और फिर बारी आती है सान सान की और बाई की। वो दोनों भी इकट्ठे डिनर पर गए हुए होते हैं वैलेंटाइंस डे पर, और सान सान बाई को एक गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट ये था कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये देखते ही बाई इतना एक्साइटेड होता है कि एक्साइटमेंट में वहाँ से दूर भाग जाता है। वो साइंटिस्ट था तो उसका बिहेवियर हमेशा थोड़ा ऑकवर्ड हुआ करता था और इसी वजह से सान सान परेशान हो जाती है कि शायद ये फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो तो दुखी बैठी हुई थी कि ऊपर से बाय वापस आ जाता है और उसे हक करके कहता है कि तुमने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है जो शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उधर वोंग का कुलाए के साथ जो शो था वो ऑनलाइन जाता है तो उसे बहुत सक्सेस मिलती है। ये देखकर मिस्टर हाउ बहुत जेलस होता है और उसने भी एक चाल चली थी। वो जानकर अपनी वाइफ को ये सारा कुछ सुनवाता है और दिखाता है इस तरह से कि जैसे वो दोबारा से ही वोंग में इंटरेस्ट लेने लगा है। अब उसकी वाइफ कितनी जेलस है उसे अच्छे से पता था। और नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि हर जगह सोशल मीडिया पर वोंग को सारे लोग मिस्ट्रेस बोल रहे थे क्योंकि एक्चुअली किसी ने एक ब्लॉग लिखा था और उस ब्लॉग में उसने सारी फोटोज भी वही प्रिंट की थी कि किस तरह से मिस्टर हाउ की कंपनी से वोंग निकाली गई थी। मिस्टर हाउ की आइडेंटिटी को तो सीक्रेट रखा गया था क्योंकि ये ब्लॉग मिसेस हाउ की एक फ्रेंड ने लिखा था। वो ये सारा कुछ करा रही थी, वो वोंग को डिसग्रेस कराना चाहती थी। कुलाई भी ये देखती है तो उसे बिलीव नहीं होता। वो सोचती है कि अगर ये 1 साल पुराना वाकया है तो अब क्यों इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। और वैसे भी उसने देखा था कि वोंग बहुत शर्मीली है, वो इस तरह की लड़की नहीं हो सकती। यहाँ पर कुलाई उसके लिए स्टैंड लेती है और वोंग के साथ उसके सारे कोलीग्स भी थे और म्याओ भी था। ये सारे लोग उसे विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें वोंग पर पूरा भरोसा है और वो इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। लेकिन उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि कुलाई पर भी मुसीबत आ जाएगी। कुलाई एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से थी, अब उसका बैकग्राउंड भी सामने लाकर उस पर भी अटैक किया जा रहा था। कुलाई भी इस बात से बहुत डिसहार्ट होती है कि अगर मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ और अब स्टाइलिश हो चुकी हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, तो इस बात की वजह से मुझ पर क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो एक दफ़ा अपनी सारी टीम को रेस्ट पर भेज देती है और अपने शो को थोड़े अरसे के लिए क्विट करती है। उधर वोंग के स्टोर पर एक दफ़ा एक आंटी आती हैं। वो इतनी नफरत में भरी हुई थी कि आते ही वोंग पर हमला कर देती हैं। यहाँ पर कैन की और आंटी की काफ़ी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए होते हैं। अब पुलिस ऑफिसर अंकल की एक ही डिमांड थी और वो ये थी कि ये लड़की मिस्ट्रेस है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए अब सुलह करो और यहाँ से निकलो, लेकिन सुलह करने से पहले तुम लोगों को हक भी करना पड़ेगा। अब वोंग इतनी स्वीट थी कि वो आंटी जो उसे बुरा भला कह रही थी, वोंग सबसे पहले जाकर उनको हक करती है। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस ऑफिसर अंकल कहते हैं कि मैंने देखा है तुम लोगों में बहुत टीम वर्क है और यही तुम लोगों को बहुत आगे तक पहुंचाएगा। मिस्टर यू भी म्याओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस स्कैंडल की वजह से हमारे बिजनेस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। तुम ऐसा करो कि वोंग को एज अ डिज़ाइनर अपनी कंपनी से निकाल दो, डिज़ाइनर बदलो ताकि ये इशू रिजॉल्व हो। लेकिन म्याओ कहता है कि मैं एक छोटी सी सक्सेस के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मुझे हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, इसलिए मैं वोंग के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो करेक्ट है। लेकिन मिस्टर यू तो एक बिजनेसमैन थे, वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि जिजी के पास आती है रे की मम्मी, जो उसे कहती है कि मेरे साथ डिनर पर चलो। अब जिजी साथ चलती है तो वहाँ पर उन्होंने एक लड़की लीना को भी बुलाया हुआ था, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे यही वो लड़की है जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती हैं। यहाँ पर वो लोग जीजी पर काफ़ी टॉन्ट करते हैं उसके बैकग्राउंड की वजह से और उसकी रेपुटेशन की वजह से। लेकिन जिजी भी ये सारा कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। आंटी थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि उस रेस्टोरेंट में मटन ख़त्म हो गया था, तो वो उठती है, अपना हैंड बैग खाली करती है और उनके सूप में डालकर कहती है कि ये भी शीप स्किन से बना हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि अगर रे की लाइफ में कोई कमी है तो वो आप हैं, आपकी वजह से ही वो खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है। उधर म्याओ और वोंग आजकल काफी परेशान थे क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था। इन्वेस्टर ने भी उनसे हाथ उठा लिया था, लेकिन म्याओ ने फैसला किया था कि वो हर हाल में वोंग का साथ देगा। वो दोनों इकट्ठे बैठकर सनराइज को भी देखते हैं और विश करते हैं कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसके साथ ही उन्हें पता चलता है कि थोड़े ही दिनों में वही कॉमेट जो उनकी लाइफ में बदलाव लेकर आया है, वो जुपिटर से टकराकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब शायद उसके बाद उनकी अबनॉर्मेलिटी भी खत्म हो जाए। लेकिन इसका इफेक्ट उनकी लाइफ्स पर क्या आएगा? क्या वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे और अपनी सारी नई यादों को भी भुला बैठेंगे? ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। इस ड्रामे के लास्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।